मोदी सरकार की नीतियों को लेकर अक्सर देश की जनता मुखालफत करती है। सरकार ऐसे कई फैसले लेती है जिसका विरोध होता है। वहीं अब केंद्र सरकार एशियाड गांव में कलाकारों को किराए पर आवंटित किए गए सरकारी बंगले को खाली करा रही है, जिसका भी विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि ओडिसी नृत्य कलाकार गुरु मायाधर राउत की बेटी ने तो ऐसी बात बोल दी है जिससे सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। देश में कलाकारों का सम्मान किया जाता है, उन्हें पुरस्कारों से नवाजा जाता है, लेकिन मोदी सरकार के राज में देश का मान बढ़ाने वाले कलाकारों को अपमानित किया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें बेघर होने पर मजबूर किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने एशियाड गांव में कलाकारों को किराए पर आवंटित किए गए सरकारी बंगलों को खाली कराना शुरू कर दिया है। इनमें से कई पद्म और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त लोगों के नाम शामिल हैं। इन्हीं लोगों में 91 साल की ओडिसी नृत्य कलाकार गुरु मायाधर राउत भी शामिल हैं, जिन्हें 2010 में राष्ट्रपति की ओर से ओडिसी नृत्य को शासकीय संगीत का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन सरकार इन्हें घर से बाहर करने जा रही है। इसे लेकर केंद्र की मुखालफत हो रही है। गुरु मायाधर राउत की बेटी और ओडिसी नृत्यांगना मधुमिता राउत ने कहा कि हम लोग दोपहर का खाना खा रहे थे जब सभी अधिकारी घर पर आ गए। आज मुझे काफी अधिक दुख हुआ है। ये एक ऐसे नर्तक हैं जिन्होंने देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों जैसे सोनल मान सिंह और राधा रेड्डी को प्रशिक्षित किया है, और आप इनके साथ इस क्रूरता के साथ पेश आते हैं। वो लगभग 50 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और देश के किसी भी कोने में उनके पास एक टुकड़ा भी जमीन नहीं है। उन्हें इस तरीके से अपमानित करके नहीं निकाला जाना चाहिए था। मधुमिता राउत ने ये बयान देकर मोदी सरकार की सच्चाई को उजागर किया है। सरकार की इसी बेरुखी के खिलाफ अब कलाकार आवाज तो उठाएंगे ही, यहाँ तक कि कई कलाकार तो केंद्र के फैसले के बाद कोर्ट जा पहुंचे। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेगा। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवादों में घिरी अमरावती की सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने नवनीत राणा की उस अपील को पहले ही खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को चुनौती दी थी। बाद में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या कहा है शिवसेना सांसद संजय राउत ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा जेल के सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। नवनीत ने जब सीएम आवास के सामने 25 अप्रैल को हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था तो उन्हें इसका एहसास नहीं था कि उनकी जिद उन पर ही भारी पड़ सकती है। देशद्रोह का मामला उन पर दर्ज हो चुका है और अब पुलिस उनके इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने नवनीत राणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके तार अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिए हैं। राउत का दावा है कि नवनीत राणा ने दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले बिल्डर और फाइनेंसर यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया था। ईडी की कार्यवाही में जब लकड़वाला को गिरफ्तार किया गया तो उसने इस बात का खुलासा किया था। लकड़वाला की जेल में ही जान चली गई थी। राउत ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नवनीत के पास काली कमाई है, उसकी जांच ईडी क्यों नहीं कर रही। वहीं जेल में बंद राणा दंपत्ति ने शिवसेना पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। साथ ही संजय राउत पर उन्हें बार बार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कहकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया है। सभी की निगाहें अब 29 अप्रैल पर हैं, जब नवनीत राणा की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो। मोदी राज में आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है, तो वही पीएम मोदी महंगाई से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बुधवार को हुई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों को महंगाई के लिए जिम्मेदार बताकर वैट पर सियासी घमासान छेड़ दिया है। तो वही विपक्षी नेताओं ने भी पीएम मोदी को जवाब देने में देर नहीं लगाई। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फ्यूल की बढ़ती कीमतों पर ट्वीट करके पीएम मोदी का घेराव किया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर गैर बीजेपी शासित राज्य और केंद्र की मोदी सरकार आमने सामने है। पीएम मोदी इस वक्त चौतरफा घिर चुके हैं। तो पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी का घेराव किया है और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, सभी फ्यूल टैक्स का 68% केंद्र लेता है, तो कोयले की कमी, बढ़ती कीमतों के लिए राज्य दोषी कैसे। राहुल गांधी के इस सवाल का मोदी सरकार क्या जवाब देती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल देश की सियासत में फ्यूल और बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार बैकफुट पर है। पीएम मोदी ईंधन की कीमतों पर छिड़े सियासी घमासान के बीच अपने असम दौरे पर हैं। तो वहीं अब पीएम मोदी के बचाव के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
हरदीप सिंह पुरी ने मोर्चा संभाल लिया है। महंगाई के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराने के लिए हरदीप पुरी ने आंकड़ों के जरिए पीएम मोदी को बचाने की कोशिश की है और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। पुरी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2018 से फ्यूल टैक्स के रूप में 79,412 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और इस साल 33,000 करोड़ रुपए एकत्र करने का अनुमान है। लोगों को राहत देने के लिए वो पेट्रोल और डीजल पर वैट क्यों नहीं घटाती है। हरदीप पुरी के इस बयान से पहले ही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार वैट कम करने के संकेत दे चुकी है। आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक है जिसमें इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही यह साफ कर चुकी हैं, केंद्र सरकार पर उनका 97,000 करोड़ का बकाया बाकी है। तो वहीं आज राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि जब 68% टैक्स केंद्र लेता है तो जनता को महंगाई से राहत देने का काम केंद्र सरकार का है। अब देखना यह है कि महंगाई पर मची सियासत के बाद जनता के हिस्से में कुछ राहत आती है या नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम मोदी की अदावत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। एक बार फिर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खरी खरी सुनाई है। आज पीएम मोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें पीएम मोदी ने ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों से वैट कम करने की बात कही थी। अब अपने इस बयान पर सीएम मोदी बुरी तरह से घिर गए हैं। पीएम के इसी बयान को लेकर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी की जीएसटी कलेक्शन को लेकर पोल खोल दी है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य का केंद्र की मोदी सरकार पर 97,000 करोड़ का बकाया है। ऐसे में पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल को लेकर कोई भी बयान संभल कर देना चाहिए। महंगाई पर पीएम मोदी के बयान पर ममता ने कहा, राज्यों पर ऐसे दबाव नहीं बना सकते हैं पीएम मोदी। इस वक्त देश बढ़ती महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। बुधवार को राणाघाट जिला पुलिस के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान भी ममता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने पेट्रोल डीजल के वैट कम करने की पीएम मोदी की अपील और बीएसएफ मुद्दे पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना घटने पर उसकी जांच करनी पड़ती है। क्या घटना है वो जांच के आधार पर तय की जाती है। बंगाल में लोकतंत्र है जिस कारण से ज्यादा शिकायत दर्ज होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में शिकायत दर्ज करने नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ कोई भी घटना घटती है और अगर वो सत्य है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। मैंने भी लॉ पास किया है, मैं भी कानून जानती हूँ। आपको बता दें, राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए की कटौती की घोषणा की थी। राज्यों से ईंधन पर वैट घटाने की भी घोषणा करने को कहा था। प्रधानमंत्री ने आज राज्यों के नाम लेकर कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार की बात नहीं मानी और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ बना हुआ है। अब इसको लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है। बिहार में रोजा इफ्तार की दावत के सहारे राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। सबसे पहले राबड़ी देवी के आवास पर रोजा इफ्तार की दावत हुई, जिसमें नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा गया। नीतीश कुमार इसमें शामिल भी हुए। तेजस्वी और नीतीश कुमार की बातचीत की तस्वीरें भी सामने आई और अब जेडीयू की ओर से तेजस्वी यादव को रिटर्न गिफ्ट दिया गया है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं। 22 अप्रैल दिन शुक्रवार को एक तस्वीर ने काफी हलचल मचा दी थी, साथ ही बीजेपी के कान खड़े कर दिए थे। वो तस्वीर थी राबड़ी आवास पर हुई इफ्तार पार्टी की, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इफ्तार पार्टी की इस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी। कयास लगने लगे कि क्या नीतीश फिर से पाला बदलने के मूड में है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में लंबे समय से खटपट चल रही है। ऐसे में नीतीश के इफ्तार पार्टी में शामिल होने ने कई संभावनाओं को जन्म दे दिया था, क्योंकि नीतीश आखिरी बार गठबंधन टूटने से कुछ दिन पहले 2017 में राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार में शामिल हुए थे। ऐसे में अटकलों का बाजार फिर गर्म हो गया। हालांकि जब खबरों ने जोर पकड़ा तो नीतीश ने ऐसी सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर बिहार में सियासत गर्मा गई है और एक बार फिर एनडीए में टूट के संकेत मिलने लगे हैं और इस बार इसका कारण फिर से बना है इफ्तार पार्टी का न्योता। लेकिन इस बार ये न्योता दिया गया है जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल को। कल यानी 28 अप्रैल को होने वाली जेडीयू की इफ्तार पार्टी में आरजेडी नेताओं
को न्योता दिया गया है। यानी 6 दिन में दूसरी बार जेडीयू और राजद का आमना सामना होने जा रहा है, तो अटकलों का बाजार गर्म होना तो लाजमी है। यानी इस तरह दोनों दलों के बार बार मिलने से कयास लग रहे हैं कि दोनों दलों के बीच कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद अब सभी दल अगले चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। खासकर कांग्रेस अब आगामी चुनावों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो हर प्रदेश में बदलाव की नीति पर काम कर रही है और बड़े फैसले लेती नजर आ रही है। और अब मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। क्या है वो बदलाव, आइए देखते हैं इस खबर में। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से हताश हुई कांग्रेस ने अभी से आगामी चुनावों की तैयारी तेज कर दी है, जिसके लिए वो हर राज्य में अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, साथ ही अपनी कमियों पर भी काम कर रही है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार हर राज्य में एक अलग रणनीति के तहत चुनावी अभियान में जुट गई है। किसी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है, तो कहीं नेता प्रतिपक्ष ही बदल दिया गया। और अब 2018 में मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद भी सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आज राज्य में नेता प्रतिपक्ष बदल दिया गया और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। आपको बता दें कि गोविंद सिंह 7वीं बार के विधायक हैं। वहीं पहले से ये पद पूर्व सीएम कमलनाथ के पास था, लेकिन अब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम के पास प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पद थे। ऐसे में अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोहर लगा दी है। लंबे समय से इस पर मंथन जारी था कि आला कमान इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं और आखिरकार इसका हल मिल गया है। कयास ये भी थे कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो ये पद किसे दिया जाएगा? कांग्रेस हाईकमान के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कमलनाथ का प्रदेश में अच्छा दबदबा है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया गया तो प्रदेश में एक बार फिर गुटबाजी तेज होने का खतरा था। लेकिन अब कांग्रेस की ये मुश्किल खत्म हो गई है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, कांग्रेस हर राज्य में बहुत ही सोच विचार के बाद कोई फैसला ले रही है और ये हिमाचल में भी देखने को मिला, जहां हाईकमान ने एक बार फिर पूर्व सीएम वीरभद्र के करीबी और पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है, जिनमें सबसे ऊपर नाम है हर्ष महाजन का। हाईकमान ने चंबा से संबंध रखने वाले हर्ष महाजन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। ऐसा करके कांग्रेस ने जातीय समीकरण भी साधा है। कांग्रेस से ओबीसी नेता पवन काजल को दूसरा वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर इस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सिरमौर के विनय कुमार एससी समुदाय से संबंध रखते हैं। पूर्व वीरभद्र सरकार में विनय कुमार सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं। चौथा वर्किंग प्रेसिडेंट पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पटकनी देने वाले राजेंद्र राणा को बनाया गया है। ब्राह्मण समुदाय से मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाए रखने का निर्णय जातीय समीकरण को और संतुलित करता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये नई रणनीति उसे कितना फायदा पहुंचाती है। यूपी विधानसभा चुनावों के वक्त आदित्यनाथ योगी ने वोटर्स से यूपी को केरल न बनने देने को लेकर आगाह किया था, जिस पर केरल की सीपीएम सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए थे। देश में विकास के गुजरात मॉडल और केरल मॉडल को लेकर भी होड़ लगी रहती है कि कौन किससे बेहतर है, और अब केरल सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद सीपीएम पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने तो माकपा और भाजपा की दोस्ती पर तंज भी कसा है। ऐसा क्या कर दिया है केरल सरकार ने, आइए देखते हैं। देश के विकास की सही तस्वीर गुजरात के बड़े उद्योगों में दिखती है या फिर केरल की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में? जनता के लिए कौन सा केरल या गुजरात, कौन सा मॉडल बेहतर है? इन सवालों पर अक्सर चर्चा होती है। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम अक्सर बीजेपी को उसकी सांप्रदायिक रणनीतियों के लिए घेरती है, लेकिन अब केरल सरकार की एक टीम मोदी जी के गुजरात मॉडल का अध्ययन करने जाने वाली है। यानी माकपा और भाजपा की नई शुरुआत होने वाली है, जिस पर केरल और गुजरात दोनों जगह विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने तंज कसा है। दरअसल केरल सरकार ई गवर्नेंस और केरल के लिए डैशबोर्ड सिस्टम का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव वीपी जॉइन के नेतृत्व में 2 सदस्यों की टीम को 3 दिनों के लिए गुजरात भेज रही है। राज्य विधानमंडल के विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने केरल सरकार के इस फैसले की निंदा की है और बीजेपी के साथ पी विजयन सरकार के जुड़ाव पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सतीसन ने एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर हमला बोलते हुए कहा कि केरल के मुख्यमंत्री का मानना है कि भाजपा शासित
शासित गुजरात में सुशासन हो रहा है। विजयन ने अब अपने मुख्य सचिव को वहां सुशासन के मॉडल के बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा है। सतीसन ने तंज भी कसा कि क्या विजयन दिल्ली जाकर पीएम मोदी से सुशासन सीखेंगे। सतीसन ने कहा कि केरल की माकपा सरकार दिन में बीजेपी का विरोध करती है और रात को बीजेपी की दोस्त बन जाती है। वहीं केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने सीपीएम सरकार के इस कदम का विरोध किया है। सुधाकरन का मानना है कि केरल में कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी और सीपीएम एक हो रहे हैं। वहीं सीपीएम से 2009 में बाहर किए गए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी का कहना है कि विजयन सरकार को अधिकारियों का एक दल यूपी भी भेजना चाहिए ताकि सरकारी बसों के संचालन का तरीका सीख सकें। खैर, केरल ने गुजरात मॉडल का रुख किया है तो अब सलाह और तंज दोनों मिलेंगे। देखना होगा कि विजयन सरकार इनका क्या जवाब देती है। वैसे विजयन सरकार के इस फैसले से लेफ्ट और बीजेपी दोनों साथ आते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। साथ ही चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर सत्ताधारी बीजेपी को पटखनी देने की जुगत में है। आखिर क्या है कांग्रेस की रणनीति जिससे बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किलें? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अभी हाल में खत्म हुए 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम भले ही कांग्रेस के लिए अच्छे साबित नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने आगामी चुनावों के लिए अभी से अपनी कमर कस ली है और इस वक्त उसका पूरा ध्यान आने वाले महीनों में होने वाले गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव पर है। और इस बार कांग्रेस की तैयारियों में सबसे खास बात है कि वो अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और अंदरूनी कलह को खत्म करने की कोशिश में लगी कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए तैयारियां कर रही है। इन सब के अलावा हिमाचल में तो कांग्रेस ने अब ओल्ड इज गोल्ड की नीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है, यानी पार्टी इस बार हिमाचल में उसके पुराने दिग्गजों को तवज्जो दे रही है। और ये नजारा देखने को मिला होली लॉज में, जब वहां कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह की ताजपोशी हुई। दरअसल इस कार्यक्रम में वो चेहरे नजर आए जो लगभग गुमनाम थे, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा है पूर्व मंत्री हर्ष महाजन का, जो वीरभद्र सिंह के बड़े रणनीतिकारों में गिने जाते रहे हैं। और अब हाईकमान ने चंबा से संबंध रखने वाले हर्ष महाजन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। कांग्रेस की इस नई रणनीति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने वीरभद्र के करीबियों पर भरोसा जताकर जातीय समीकरण भी साधा है। दरअसल कांगड़ा से ओबीसी नेता पवन काजल को दूसरा वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर इस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। सिरमौर के विनय कुमार एससी समुदाय से संबंध रखते हैं। पूर्व वीरभद्र सरकार में विनय कुमार सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं। चौथा वर्किंग प्रेसिडेंट पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पटकनी देने वाले राजेंद्र राणा को बनाया गया है। ब्राह्मण समुदाय से मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाए रखने का निर्णय जातीय समीकरण को और संतुलित करता है, यानी कांग्रेस की नई रणनीति आगामी चुनावों में बीजेपी के पसीने छुड़ाने वाली है। पीएम मोदी की कोविड को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बुधवार को बैठक के बाद फ्यूल की कीमतों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी अब अपने ही बयान पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी मुआवजे पर राज्यों के बकाया को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की पोल खोल दी है। साथ ही ये भी बता दिया कि कैसे उनका वित्त मंत्रालय उन्हें बेवकूफ बना रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी कोविड की समीक्षा बैठक में जब बढ़ती महंगाई के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को कोस रहे थे, तो शायद वो भूल गए थे कि टैक्स के आंकड़े विपक्ष भी अपने पास रखता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी मुआवजे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि राज्यों का केंद्र सरकार पर 78,704 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसको लेकर चिदम्बरम ने कहा कि ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर वित्त मंत्रालय ने पीएम मोदी को उसी दिन शर्मिंदा क्यों किया जिस दिन उन्होंने राज्यों को चेतावनी जारी की थी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 8 महीने का जीएसटी बकाया जारी कर दिया है और पैसे की कमी के कारण 78,704 करोड़ रुपए का बकाया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए राज्यों को 8 महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया पहले ही जारी कर दिया है। इस मामले पर पी चिदम्बरम ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री पेट्रोल और डीजल पर वैट दर में कटौती करने के लिए राज्यों से अपील कर रहे थे, उसी दिन वित्त मंत्रालय ने बता दिया कि केंद्र पर राज्यों का 78,700 करोड़ रुपया बकाया है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा, केंद्र पर बकाया राशि वास्तव में बहुत ज्यादा है। अगर आप उन अकाउंट को जोड़ते हैं जिसका दावा राज्य कर रहे हैं तो ये और भी ज्यादा हो सकती है।
केवल सरकारी लेखा नियंत्रक ही सही अकाउंट को प्रमाणित कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, ये जानना दिलचस्प होगा कि जिस दिन उन्होंने राज्यों को चेतावनी देने का फैसला किया, उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पीएम को शर्मिंदा क्यों किया। इस वक्त पीएम मोदी के बयान पर सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ है। अब पीएम मोदी ही उनकी फजीयत करा रहे हैं। देश में पिछले कुछ समय से लगातार दो धर्मों के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खासकर हिंदू मुस्लिम समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। हैरानी की बात यह है कि अब इस तरह की घटनाएं शिक्षा के मंदिरों में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही कुछ हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आखिर क्या मामला है, देखते हैं इस खबर में। मोदी राज में देश की तस्वीर ही बदल रही है। जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा दिया जाता था, एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार होते थे, आज वही लोग झगड़ते नजर आ रहे हैं। खासकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत की खाई पैदा हो गई है और एक दूसरे की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देश में पिछले कुछ दिनों से दो समुदायों के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं, पर देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सर्वधर्म सद्भाव का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा के मंदिर भी इस आग की चपेट में आ चुके हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहां एक इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल शुरू हो गया है और छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि ये इफ्तार पार्टी कुलपति ने महिला महाविद्यालय में दी थी और जैसे ही इसकी जानकारी छात्रों को मिली, देर रात कुलपति आवास के सामने छात्रों ने इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, उनका पुतला भी फूका और एक नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए उनके विरोध के नारे लगाए। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल से इफ्तार का आयोजन नहीं हुआ, पहली बार इसका आयोजन हुआ। ऐसा करके विश्वविद्यालय को मजहबी रंग देने का प्रयास हो रहा है। अब छात्रों के इस छोटे से मामले को इतना तूल देने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर किस तरह से कट्टरवादी सोच पनप चुकी है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी। अब देश में लगातार इस तरह की घटनाओं को देखकर कहा जा सकता है कि देश का भविष्य खतरे में है। केंद्र में मोदी सरकार को बने हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। मोदी सरकार का दावा है कि 8 साल में जितने काम हुए उतने काम 70 सालों में नहीं हुए। लेकिन एक आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार भले ही दावा 70 साल का करती है, लेकिन उसके कार्यकाल में उतना काम भी नहीं हुआ जितना मनमोहन सिंह के शुरुआत 8 साल के कार्यकाल में हुआ था। पीएम मोदी दावा करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य में सरकार ने जबरदस्त काम किया है। लेकिन जब एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कितने केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है और इससे पहले की मनमोहन सिंह की सरकार में शुरुआत 8 साल में कितने विद्यालय खोले गए, इसका जवाब चौंकाने वाला है। बताया गया है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में औसतन हर साल 25 केंद्रीय विद्यालय बने, जबकि मोदी सरकार में ये संख्या घटकर 20 के करीब रह गई। मोदी सरकार के 8 सालों में 159 केंद्रीय विद्यालय बनाए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुरुआती 8 वर्षों में 202 स्कूल शुरू किए गए। केंद्रीय विद्यालय छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। इसके लिए लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। मोदी सरकार दावे तो करती है कि लगातार नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं, जिससे हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हो। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो सच्चाई भी सामने आ जाती है। केंद्रीय विद्यालयों में पहले सांसद कोटे से 10 छात्रों का एडमिशन होता था, जिस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मार्च 2022 में लोकसभा में कहा था, 10 सीटों का कोटा बहुत कम है, सरकार या तो इसे बढ़ाकर 50 करे या इसे पूरी तरह से खत्म कर दे। सरकार ने दूसरे विकल्प को चुना और सांसद कोटा ही खत्म कर दिया गया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस भी अपना वनवास खत्म कर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन उसकी राह में रोड़े अटक रहे हैं। मगर अब पाटीदार नेता नरेश पटेल ने पीके को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे कांग्रेस के लिए खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने हाथ को मजबूत करना चाहती है, इसलिए वो दिग्गजों को पार्टी में शामिल करवाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की नजर प्रशांत किशोर से लेकर पाटीदार नेता नरेश पटेल पर थी, लेकिन 2024 से पहले पीके ने हाथ का साथ देने से इनकार कर दिया। मगर अब पाटीदार नेता नरेश पटेल ने पीके को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी के किले को भेदने के लिए पीके हाथ का साथ दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मेरे दोस्त हैं और मैं राजनीति से जुड़ूंगा तो वो मेरे साथ होंगे।
इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि युवा और महिलाएं चाहती हैं कि वो राजनीति में जुड़ें। साथ ही जो पाटीदार बुजुर्ग हैं वो भी चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं। लोगों की इच्छाओं के बीच 15 मई से पहले मैं अपना फैसला सुना दूंगा। नरेश पटेल का ये बयान गुजरात की राजनीति में बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस बयान को कांग्रेस के लिए खुशखबरी भी माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नरेश पटेल कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो पीके भी उनका साथ देंगे। ऐसे में सीधे तौर पर कांग्रेस को ही फायदा होगा। दरअसल नरेश पटेल को लेकर लंबे वक्त से चर्चा चल रही है कि वो राजनीति में कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस उन्हें 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वो अगर राजनीति में आने का फैसला लेते हैं तो उनके रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर ही होंगे। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पटेल की कांग्रेस में एंट्री होती है। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में विशेष बच्चों के लिए सेना के एक स्कूल ने अपने शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान हिजाब से बचने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके बाद घाटी में भी हिजाब पर विवाद छिड़ गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की एंट्री अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। हिजाब को लेकर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कश्मीर के बारामूला के एक स्कूल ने सर्कुलर जारी कर अपने स्टाफ से स्कूल के वक्त हिजाब पहनने से परहेज करने के लिए कहा है। ये सर्कुलर 25 अप्रैल को डागर परिवार स्कूल की प्रिंसिपल ने जारी किया था। विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए सेना की मदद से एक एनजीओ इस स्कूल को चलाती है। राजनीतिक दलों ने इस सर्कुलर को लेकर जमकर हंगामा किया है। वहीं स्कूल ने कहा कि सर्कुलर को बदल दिया गया है। स्टाफ के सदस्यों को सिर्फ कक्षाओं में हिजाब से परहेज करने के लिए कहा गया था। प्रिंसिपल ने एक नोटिफिकेशन में कहा था, डागर परिवार स्कूल भावनात्मक नैतिक रूप से सीखने और बढ़ने का स्थान है। स्कूल के कर्मचारियों के रूप में मुख्य उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी को पूर्ण संभव विकास प्रदान करना है। इसके लिए छात्रों का भरोसा जीतना आवश्यक है, ताकि वो खुद को स्कूल में स्वागत, सुरक्षित और खुश महसूस कर सकें। स्टाफ को निर्देश दिया जाता है कि वो स्कूल में हिजाब से बचें, ताकि छात्र सहज महसूस कर सकें और शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो सकें। सर्कुलर के बाद घाटी में सियासी माहौल गर्म है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाले इस पत्र की निंदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर में भाजपा का शासन हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से किसी अन्य राज्य की तरह नहीं है, जहाँ वो अल्पसंख्यकों के घरों में बुलडोजर चलाते हैं और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने की आजादी नहीं देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया है, जिसमें हर धर्म को समान रूप से देखा जाता है। ये सर्कुलर गलत है। देश में सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। पीएम मोदी आज असम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दीफू में शांति, सद्भाव और विकास रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने करोड़ों की योजनाओं का ऐलान किया और 2014 के बाद से देश में हुए कार्यों के लिए अपनी पीठ थपथपाई। देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और टकराव को लेकर पीएम ने जो कहा वो काफी चौंकाने वाला है। तो ऐसा क्या बोल गए पीएम मोदी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है, हर तरफ से टकराव की खबरें सामने आ रही हैं, उस दौरान पीएम मोदी का ये कहना कि आज पूरे देश में अशांति और अराजकता का समाधान किया जा रहा है, तो ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पीएम मोदी ने असम के दीफू में ये बात कही है, जहां उन्होंने शांति, सद्भाव और विकास रैली को संबोधित किया। लंबे वक्त से विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि पीएम मोदी देश में बढ़ती अशांति और दो समुदायों के बीच बढ़ती टकराव की घटनाओं और नफरत की राजनीति पर अपनी चुप्पी तोड़ें और इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। पीएम मोदी को लगता है कि देश में शांति है और देश विकास कर रहा है, जबकि यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली में अराजकता फैली हुई है। धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एक खास समुदाय को टारगेट करके उनसे उनके हक छीने जा रहे हैं। कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी हलाल के नाम पर, तो कभी अजान के नाम पर उन्हें डराया जा रहा है। आज अल्पसंख्यक समुदाय खुद को भारत में असुरक्षित महसूस कर रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया जा रहा है कि भारत में लोगों से धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और भारत को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई है। देश में इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जैसे हिंदू संगठनों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है। हर तरफ नफरत और ध्रुवीकरण का बोलबाला है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में ये माना गया कि 2014 के बाद से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये कहना
कि देश में अशांति और अराजकता का समाधान किया जा रहा है, काफी हास्यास्पद है। अब पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष क्या कहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी में इस वक्त विपक्षी दल एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, जबकि विपक्ष का काम होता है जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखना और सवाल पूछना। लेकिन यहाँ तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा चीफ अखिलेश यादव एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। मायावती ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव विदेश भागने की फिराक में हैं। साथ ही मायावती ने यह भी बता दिया कि उनकी दिलचस्पी किस पद को लेकर है। तो क्या है मायावती का सपना, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सक्रियता को लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी ने मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ये भी कहा गया था कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, इसलिए उन्होंने ये चुनाव उस तरह से नहीं लड़ा जिसके लिए वो जानी जाती हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मायावती को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसलिए उन्हें अब प्रदेश की राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में हैं। साथ ही मायावती ने ये भी कह दिया कि उनका सपना राष्ट्रपति बनने का नहीं है, वो पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकती हैं। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं और रहेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बयान जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उनके बारे में अफवाह फैला रही है। उन्हें राष्ट्रपति नहीं, सीएम और पीएम बनना है। मायावती ने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा के कारण ही भाजपा सत्ता में आई, क्योंकि सपा के कारण पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर हो गया। मायावती ने कहा कि मुस्लिम दलितों के वोट में काफी ताकत है, ये लोग जुड़ जाएं तो मुझे सीएम बना सकते हैं। मायावती ने कहा कि प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है, ऐसे में वो उनके साथ जुड़ने वाला नहीं है। अपने इस बयान से मायावती ने ये बताने की कोशिश की है कि वो मुस्लिम समाज की बड़ी नेता हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि रमजान के महीने में बिजली कटौती हो रही है, जो ठीक नहीं है। सरकार को इस बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। देश में जब से मोदी सरकार आई है, उसके मनमाने रवैये से जनता परेशान है और खासकर एक समुदाय को तो मोदी राज में कुछ ज्यादा ही निशाना बनाया जा रहा है। उसी के चलते अब देश में एक नई बहस छिड़ी है और वो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिस पर एक बार फिर मोदी सरकार घिर चुकी है और अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने केंद्र से सवाल पूछ लिया है। आखिर क्या है सलमान खुर्शीद का सवाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी राज में अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर विवाद होता ही रहता है। हर कुछ दिन में एक नया मामला तूल पकड़ता है, जिस पर बहस छिड़ जाती है। अब उसी कड़ी में एक ताजा मामला विवाद का कारण बन गया है और वो मुद्दा है समान नागरिक संहिता का, जिस पर देश में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है और अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इस मुद्दे पर केंद्र से सवाल पूछा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बुधवार को कहा कि सरकार को यूसीसी की स्पष्ट परिभाषा बतानी चाहिए। सलमान खुर्शीद ने कहा, उन्हें बताना चाहिए कि समान नागरिक संहिता क्या है। संविधान में यूसीसी का उल्लेख है कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसकी स्पष्ट परिभाषा और इसका क्या प्रभाव होगा ये स्पष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने सरकार की कार्यशैली पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि उसने समाज में भेदभाव फैलाया है और कहा कि यूसीसी के मामले में भी इसी तरह के व्यवहार की आशंका है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र से समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने की अपील की थी और इसे एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम करार दिया था। साथ ही इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया था। अब इस मुद्दे पर सलमान खुर्शीद ने भी केंद्र से सवाल पूछा है। अब केंद्र की तरफ से इसका जवाब आता है या नहीं, या दूसरे मुद्दों की तरह इस पर भी चुप्पी साधे बैठी रहती है, ये देखने वाली बात है।